Okay, hello. Good evening, everyone. Am I audible to you? Hello. Yes, sir. Yes. Yes. Thank you very much. Okay. Good evening, everyone. लास्ट सेशन मेरे घर पे एक फंक्शन था, उसके वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ा। तो एक बार जरा क्विकली रिवाइज करते हैं हमने लास्ट टू लास्ट सेशन में क्या क्या देखा था, सो दैट वी कैन प्रोसीड। लास्ट टू लास्ट सेशन मतलब मेरा सेशन नंबर 4, आई गेस मेरे चैप्टर का नाम रहेगा कंसेंसस मैकेनिज्म, राइट। जिसके अंदर मैंने आपको दो कंसेंसस मैकेनिज्म सिखाए थे। एक का नाम था प्रूफ ऑफ वर्क। आई गेस प्रूफ ऑफ वर्क तो हमने पहले ही देख लिया था, एंड द सेकंड वन वाज कॉल्ड एज अ प्रूफ ऑफ स्टेक। तो मेन इंटेंशन उन दो कंसेंसस एल्गोरिदम के ऊपर था। प्रूफ ऑफ वर्क जैसे आप सबको पहले से पता है अपना बिटकॉइन नेटवर्क यूज करता है, एंड वी ऑलरेडी नो कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर मेनली आई नीड टू फाइंड द नॉन्स। आई नीड टू फाइंड द नॉन्स मीन्स जो माइनर मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक को ऐड करना चाहता है उसको नॉन्स ढूंढना पड़ता है। देन वी ऑल नो दैट कंडीशन कि हैश ऑफ हेडर आफ्टर पुटिंग दैट नॉन्स शुड बी लेस देन द डिफिकल्टी लेवल। तो जिस पर्टिकुलर माइनर को मेरा वो नॉन्स मिल जाएगा दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज विनिंग माइनर। एंड कैन आई कमेंट वो जो विनिंग माइनर रहेगा वो मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक को मेरे ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर सकता है। ऑब्वियसली नॉन्स मिलने के बाद उसको वो नॉन्स का वैल्यू सारे माइनर के पास डिस्ट्रीब्यूट या ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा। उसको मोर देन 50% अप्रूवल चाहिए रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसेंसस एल्गोरिदम या हम लोग बोलेंगे प्रूफ ऑफ वर्क। एक बार उसको वो कंसेंसस मिला तो वो ब्लॉक को ऐड कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको याद है हमने प्रूफ ऑफ वर्क के कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। हाँ, वो थोड़ा स्लो होता है, बाद में उसके अंदर कहने से काफ़ी सारा रिसोर्सेस काफ़ी सारा एनर्जी वेस्ट होता है। बहुत बार उसके अंदर मुझे 51% अटैक वगैरह भी मिलता है। ये सारे डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए वी हैड ऑल्सो सीन वन न्यू कंसेंसस एल्गोरिदम जो नॉर्मली अपना इथेरियम यूज करता है, एंड दैट कंसेंसस एल्गोरिदम इज कॉल्ड एज अ प्रूफ ऑफ स्टेक। याद है ना, प्रूफ ऑफ स्टेक इफ यू रिमेंबर दो कैरेक्टरिस्टिक यूज करता है। एक का नाम है रैंडमाइज्ड ब्लॉक सिलेक्शन एंड दूसरे का नाम है कॉइन एज सिलेक्शन। तो प्रूफ ऑफ स्टेक का फंडा तो एकदम सिंपल है। जो माइनर प्रूफ ऑफ स्टेक में माइनर को मैं वैलिडेटर बोलता हूँ, राइट ना। तो जो वैलिडेटर या जिस वैलिडेटर के पास ज्यादा स्टेक रहेगा, ज्यादा कॉइन्स रहेंगे, वो मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक को ऐड कर सकता है। तो इधर कोई भी मुझे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम या कोई भी नॉन्स वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। मेरे पास सिर्फ ज्यादा कॉइन्स होने चाहिए। कभी कभी सिर्फ ज्यादा कॉइन्स होके भी फायदा नहीं है, ये भी देखना पड़ता है कि आपने वो पर्टिकुलर कॉइन्स कितने समय तक अनयूज्ड रखे। तो आपका स्टेक कितने समय तक अनटच्ड है, अनयूज्ड है, वो भी फैक्टर कंसिडर किया जाता है। एंड जो पर्टिकुलर वैलिडेटर इन दोनों क्राइटेरिया को फॉलो करता है वो मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक को माइन कर सकता है, मेरे ब्लॉक को ऐड कर सकता है। दिस कंसेंसस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अ प्रूफ ऑफ स्टेक, राइट। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है वो पर्टिकुलर सेशन के अंदर मैं फोर्किंग भी सिखाता हूँ, तो मैंने आपको फोर्किंग भी सिखाया रहेगा। फोर्किंग मतलब पता है ना, ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेप्ट है अपना ब्लॉकचेन का। तो ऑब्वियसली जब जब अपडेशन आएंगे, जब जब कुछ नई चीजें मुझे इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी, मैं डायरेक्ट सर्वर पे तो नहीं डाल सकता ना, इधर तो कोई सर्वर है ही नहीं। तो कहने से उस केस में जब मुझे कोई नई चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ती है मेरे ब्लॉकचेन के अंदर, फोर्किंग करना पड़ता है। फोर्किंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट फोर्क, एक होता है हार्ड फोर्क। मैं जो भी चेंज करूंगा अगर मेरे प्रीवियस ओल्डर ब्लॉक उस चेंज से कॉम्पेटिबल है तो उसको मैं बोलूंगा सॉफ्ट फोर्क। वेर एज जो भी चेंजेस करूंगा अगर मेरे प्रीवियस ब्लॉक उस पर्टिकुलर चेंजेस से कॉम्पेटिबल नहीं है तो उसको मैं बोलूंगा हार्ड फोर्क। यार इतना हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था, राइट। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, मेरे पूरे इस वैल्यू एडेड कोर्स का मेन इंटेंशन है कि मैं आपको ब्लॉकचेन से थोड़ा बहुत फैमिलियर करवा सकूं। आई गेस बिटकॉइन से अभी आप फैमिलियर हो, बिटकॉइन अपना काम कैसे करता है, उसमें ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, ब्लॉक का स्ट्रक्चर कैसे होता है, माइनिंग कैसे होता है, उसके एल्गोरिदम दैट वी ऑल नो ऑलरेडी। तो अगर बिटकॉइन के बारे में जितना फैमिलियरिटी आना चाहिए था उतना फैमिलियरिटी आ चुका है, तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट ब्लॉकचेन की तरफ जाते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू पीपल। दोस्तों ब्लॉकचेन की बात करूं तो वी ऑलरेडी नो
मैंने आपको फर्स्ट सेशन से बोला है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, या देयर आर टू पायोनियर्स ऑफ ब्लॉकचेन. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज बिटकॉइन ब्लॉकचेन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज इथेरियम ब्लॉकचेन. तो आज अपने सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इथेरियम ब्लॉकचेन. इथेरियम ब्लॉकचेन, पहला क्वेश्चन, पहली बात तो इथेरियम ब्लॉकचेन मुझे क्यों चाहिए. डू यू रिमेंबर आई टॉट यू इन द फर्स्ट सेशन 2008 में बिटकॉइन ब्लॉकचेन बनाया गया बाय सतोशी नाकामोटो. उसने वो बिटकॉइन का पेपर पब्लिश किया और उसके बाद फिर बिटकॉइन का ब्लॉकचेन बनाया गया. जो मेरा इथेरियम है ना वो 2015 में आया. सो 2008 में आया था बिटकॉइन, उसके बाद डायरेक्टली 2015 में, मतलब 7 साल के बाद, देयर इज वन मोर ब्लॉकचेन जिसका नाम था इथेरियम ब्लॉकचेन. एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है पता है क्या, ये इथेरियम ब्लॉकचेन ना स्टूडेंट एक न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बीटेक के स्टूडेंट का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था. उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम था विटालिक ब्यूटेरिन. उसका फाइनल ईयर का बीटेक का प्रोजेक्ट था इथेरियम. उसने 2015 में अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में इथेरियम बनाया था एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट. एंड फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2015 में उसने इस पर्टिकुलर इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज करना चालू किया. जब विटालिक बुटेरिन का मैंने रिपोर्ट वगैरह देखा तब उसका कहना यह था कि इथेरियम बनाने के पीछे उसको बहुत सारे रीजंस लगे थे, लेकिन उसने हाईलाइट किए थे 2 रीजन. रीजन नंबर 1, बिटकॉइन ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ये है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन ना सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए ही यूज होता है. यस, एग्री. आपको पता है बिटकॉइन को यूज करके मैं सिर्फ बिटकॉइन का ही लेवान देवान कर सकता हूँ. मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे बिटकॉइन दे सकता हूँ, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकता हूँ. मतलब इट्स लाइक अ नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम क्रिप्टो करेंसी का. मतलब मैं बाकी कोई भी एप्लीकेशन नहीं कर सकता. मैं सिर्फ क्या बोलते हैं फंड ट्रांसफर कर सकता हूँ, बिटकॉइन दे सकता हूँ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ बिटकॉइन को यूज करके. बाकी बिटकॉइन को यूज करके मैं बाकी अपना पर्सनल कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकता. विटालिक बुटेरिन इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का कहना वही था कि ब्लॉकचेन इज अ बिग कंसेप्ट. उसको सिर्फ बिटकॉइन तक मत लिमिटेड रखो. ब्लॉकचेन को यूज करके हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं. और यही स्टेटमेंट बोल के उसने इथेरियम बनाया. तो उसने बिटकॉइन का पहला डिसएडवांटेज यही बोला कि बिटकॉइन को ना हम लोग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, मतलब बिटकॉइन को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं. और उसका कोई मतलब नहीं बनता. जिसको बिटकॉइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है वो ब्लॉकचेन को फिर यूज ही नहीं करेगा क्या? नहीं ना, ब्लॉकचेन यूज करना चाहिए. ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी जो सारे वी कैन से एप्लीकेशन में यूज होना चाहिए. तो वो एक उसने रीजन बोला. एंड दूसरा रीजन तो ये तो आप भी जानते हो, उसने अपने रिपोर्ट के अंदर भी वही बोला कि प्रूफ ऑफ वर्क जो बिटकॉइन यूज करता है यार, उसके अंदर कितने सारे प्रॉब्लम्स है, कितना सारा एनर्जी वेस्ट होता है, कितना सारा रिसोर्सेस वेस्ट होता है, वो 51% अटैक आता है, स्केलेबिलिटी का इशू है. ये सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए या सारे इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए उसने बोला वी विल डेवलप अ न्यू ब्लॉकचेन. जिस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन का नाम है इथेरियम ब्लॉकचेन. And trust me, Ethereum blockchain is the second most popular blockchain after Bitcoin. उसने इथेरियम के बारे में मेन हेडलाइंस वही बोला कि इथेरियम को आप पहली बात तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हो. यस, टिक्ड है उसके लिए भी, वो बॉक्स भी चेक्ड है. जैसे बिटकॉइन आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हो ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे बिटकॉइन ट्रांसफर करने के लिए, इथेरियम भी उसके लिए यूज कर सकते हो. जैसे बिटकॉइन के लिए हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है बिटकॉइन या बीटीसी, अगर आपको याद है. इथेरियम में जो हम लोग टोकन यूज करते हैं, जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं, उसका नाम है ईथर. तो बिटकॉइन में बिटकॉइन होता है, इथेरियम में ईथर होता है. उधर हम लोग बिटकॉइन से ट्रांसफर करते हैं, इधर इथेरियम में हम लोग ईथर्स ट्रांसफर करते हैं. तो यस, इथेरियम भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है. प्लस इथेरियम को आप बाकी सारे एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हो. बाकी सारे एप्लीकेशन मतलब डे टू डे एप्लीकेशन, लाइक आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लाइक आपका हॉस्पिटल मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल आपका लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम या ई वोटिंग सिस्टम. ऐसा कोई भी एप्लीकेशन
जहां पे मल्टीपल एंटिटीज इन्वॉल्व है एंड जहां पे आपको ट्रस्ट चाहिए, वहां पे उसने बोला वी कैन यूज इथेरियम। ट्रस्ट एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, राइट ना, किसी भी सिस्टम का। अभी आपको तो पता है, अभी ये पैंडेमिक सिचुएशन में भी, कोविड सिचुएशन में भी गवर्नमेंट से कितने सारे पॉलिसीज आते हैं, लेकिन बेचारे जो पुअर पीपल है उनके पास सारा पैसा या जो भी उनका सामान है वो सब नहीं पहुंचता, क्योंकि बीच में बहुत सारा गफला होता है, बहुत सारा जोर होता है, बहुत सारे लोग पैसे खाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें चीटिंग करते हैं। ये सारा अवॉइड करने के लिए उसने बोला वी कैन यूज अ ब्लॉकचेन। नॉर्मली ब्लॉकचेन के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, ब्लॉकचेन को ना आप कंपलसरी सारे सिस्टम में यूज नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन को आप तब यूज करो जब तुम्हारे एप्लीकेशन में मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है। अभी जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, अभी जब गवर्नमेंट से कोई स्कीम लॉन्च होता है या गवर्नमेंट से कोई कुछ गरीबों के लिए कुछ अगर पॉलिसी ये होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कहना है उसके अंदर बहुत सारे एंटिटीज इन्वॉल्व होते हैं। मे बी उसके अंदर कोई एमएलए होता है, बाद में एमपी होता है, बाद में अपना नॉर्मली कॉर्पोरेटर होता है, फिर वो लोगों के पास पहुंचता है। उस केस में हम लोग ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन को तब यूज करो जब तुम्हारे एप्लीकेशन में मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व है और आपको किधर भी झोलझाल नहीं चाहिए। सेकंड एप्लीकेशन, ब्लॉकचेन को हम लोग तब यूज नहीं कर सकते अगर तुम्हारा सिस्टम काफी सेंट्रलाइज सिस्टम है। जैसे अपने कॉलेज के लिए नॉर्मली वी कांट प्रेफर्ड ब्लॉकचेन। अगर किसी ने मुझे बोला सर कॉलेज के लिए ब्लॉकचेन यूज करेंगे क्या, नॉट प्रेफरेबल, क्योंकि कॉलेज में हम लोग जो स्टेक होल्डर्स है वो सारे एक लेवल पे नहीं है। स्टूडेंट का लेवल अलग है, टीचर का लेवल अलग है, एचओडी का लेवल अलग है, प्रिंसिपल का लेवल अलग है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का लेवल अलग है, ओनर का लेवल अलग है। तो अगर ओनर को कोई डिसीजन लेना है या अगर सपोज प्रिंसिपल को कोई डिसीजन लेना है, तो वो तुम्हारे से या मेरे से तो नहीं कंसेंसस लेके बैठेगा ना। तो कहने से उस केस में वी कांट यूज अ ब्लॉकचेन। विटालिक बुटेरिन का कहना भी वही था, इथेरियम ब्लॉकचेन में ऐसा बनाऊंगा जिसको आप मल्टीपल एप्लीकेशन के यूज कर सकते हो। वी कैन यूज इट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वी कैन यूज इट इन ई वोटिंग सिस्टम, हम लोग लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम में उसको यूज कर सकते हैं, जिधर स्टैम्प ड्यूटी ऑथोरिटी अलग होता है, रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी अलग होता है, बैंक होता है, सेलर होता है, बायर होता है, वहां पे आप ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हो। और यही कंसेप्ट बोल के उसने इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज करना चालू किया। 2015 में विटालिक बुटेरिन ने, जैसे मैंने बोला, ब्लॉकचेन लॉन्च किया। जब 2015 में इथेरियम आया मार्केट में, तब उसका ओवरऑल वैल्यूएशन 18 मिलियन था, जबकि आज की डेट में उसका ओवरऑल वैल्यूएशन में देखो तो 80 बिलियन है। सो यस, इट्स अ ह्यूज मनी, राइट ना। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो आज का उसका वैल्यूएशन 80 बिलियन डॉलर है। अराउंड 90% जो क्रिप्टो करेंसीज है बिटकॉइन को छोड़ के, वो सारे इथेरियम के अंदर डेवलप किए जाते हैं। तो इथेरियम का पर्पस मेन वही है, इथेरियम को यूज करके हम लोग कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं जिधर मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व हो। इथेरियम को यूज करके हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं एंड हम लोग नॉर्मल एप्लीकेशन भी डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए अगर मुझे कोई पूछा व्हाट इज इथेरियम, तो ये इन्वेस्टोपीडिया में इथेरियम का एक डेफिनेशन है, वो मैं उसको बोल सकता हूँ। इट इज लॉन्च इन 2015। इथेरियम इज एन ओपन सोर्स ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म used for its own cryptocurrency, that is ether. It enables smart contract. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये टर्म्स ना मैं थोड़ा सा आज के लिए होल्ड पे रखना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला, मेरा नेक्स्ट सेशन जो है वो पूरा सेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, उसका इथेरियम में एक्चुअल यूज क्या है, उसको डेवलप कैसे करते हैं, उसका कोड कैसे होता है, नेक्स्ट टाइम हम लोग अपने सेशन में इसको देखने वाले हैं। इट एनेबल्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस टू बी बिल्ड एंड रन विदाउट अ डाउन टाइम, फ्रॉड, कंट्रोल और इंटरफेरेंस फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। हाँ, वो तो मुझे पहले से पता है, इथेरियम भी ब्लॉकचेन यूज करेगा, मतलब वो भी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन रहेगा, वो भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन रहेगा, मतलब इधर भी मुझे किसी थर्ड पार्टी या किसी सेंट्रलाइज पार्टी को यूज करने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इथेरियम।
और ये इथेरियम को क्रिएट करने के पीछे इंटेंशन है। अभी इथेरियम क्यों क्रिएट किया गया सबको पता चला, इतने बड़बड़ का बस एक ही मतलब है कि उनका कहना वही था कि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ब्लॉकचेन यूज नहीं होना चाहिए, ब्लॉकचेन और भी बाकी सारे एप्लीकेशन में यूज होना चाहिए, इसके लिए बनाया गया इथेरियम। तो अभी देखते हैं अगर मुझे इथेरियम को यूज करना है तो मेरे प्री रिक्विजिट क्या रहेंगे। आई गेस अगर आपको इथेरियम को यूज करना है तो ये कुछ बेसिक इथेरियम के कंपोनेंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, जिसके आप फैमिलियर होने चाहिए। हाँ, अगर ये कंपोनेंट्स, इसका मतलब अगर आपको पता है, इफ यू आर फैमिलियर विद देम, तो फिर आप इथेरियम एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। इथेरियम एप्लीकेशन जो ऑब्वियसली ब्लॉकचेन यूज करेगा, एंड ब्लॉकचेन तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके लिए जो भी इथेरियम का मैं प्रोग्राम लिखता हूं, जो भी इथेरियम में के अंदर मैं प्रोजेक्ट बनाता हूं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैं बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन also called as a DApps. DApp stand for distributed application, स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है। जैसे जावा में अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा तो उसको जावा एप्लीकेशन बोलते हैं, अगर सर्वलेट को यूज करके कोई प्रोग्राम लिखा तो उसको सर्वलेट एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। एंड्रॉइड के प्रोग्राम को एंड्रॉइड एप्लीकेशन बोलते हैं। वैसे इथेरियम के प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं डैप, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। फाइन। नेक्स्ट टर्म, जो मेरा नेक्स्ट टर्म है उसका नाम है इथर। वो तो आपको मैंने पहले ही बोला ना, इथर जो है वो इथेरियम का क्रिप्टो करेंसी है। मतलब जैसे बिटकॉइन का बिटकॉइन या बीटीसी करके है, वैसे इथेरियम का इथर करके क्रिप्टो करेंसी है। इथर को हम लोग ईटीएच भी लिखते हैं, ईटीएच मतलब इथर, वो उसका क्रिप्टो करेंसी है। तो अगर मुझे इथेरियम को यूज करके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने हैं तो उसके लिए मैं इथर यूज करूंगा। इथर, जरा इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करता हूं। इथर सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ही यूज नहीं होता, आपने बाकी कोई भी एप्लीकेशन बनाया, जैसे मैंने आपको पहले बोला ना, इथेरियम को हम लोग बाकी सारे एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। आपने बाकी कोई भी एप्लीकेशन बनाया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बनाया, या मे बी कॉलेज के लिए बनाया, या कोई भी एप्लीकेशन बनाया, तो भी उसके अंदर आपको इथर यूज करना पड़ेगा। आप फाइनेंशियल एप्लीकेशन के अलावा अगर कोई और एप्लीकेशन बना रहे हो तो उस एप्लीकेशन में मेरा जो इथर है वो फ्यूल का काम करेगा। फ्यूल, जैसे अपने कार को चलाने के लिए अपने पास पेट्रोल या डीजल होना चाहिए, वैसे ट्रांजैक्शन करने के लिए मेरे पास फ्यूल होना चाहिए। हाँ, इधर एक पॉइंट आ गया। इथेरियम के अंदर अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, कुछ भी ट्रांसफर करना है, तो आपके पास ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए इथर्स चाहिए। इसके लिए हम लोग उसको फ्यूल बोलते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, वैसे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए इथर्स चाहिए होता है। तो इथेरियम के अंदर मेरे हर नोड के पास वेट, इथेरियम के अंदर मैं पर्सन को नोड नहीं बोलता, बिटकॉइन के अंदर हम लोग उसको नोड बोलते हैं। इथेरियम के अंदर नोड नहीं होता, इथेरियम के अंदर होता वो नोड जैसा ही है, लेकिन टेक्निकल टर्म में हम लोग उसको बोलते हैं अकाउंट। तो यार मेरे पास जितने लोग हैं उतने मेरे पास अकाउंट होने चाहिए, और हर अकाउंट के अंदर इथर्स होने चाहिए, तब जाके हर अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट के पास इथर नहीं है तो वो पर्टिकुलर अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। दूसरा क्वेश्चन, सर ये इथर उस पर्टिकुलर अकाउंट को मिलेंगे कहां से? सेम जैसे किसी भी पर्टिकुलर नोड को बिटकॉइन मिलते हैं ना, वैसे किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट को इथर्स भी मिलेंगे। इथर्स मिलने के भी दो तरीके हैं। आइदर मुझे कोई तो दूसरा अकाउंट अपनी इथर से ट्रांसफर करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 2 इथर ट्रांसफर कर दे तो कहने से मेरे पास 2 इथर आ जाएंगे, मतलब एक अकाउंट दूसरे अकाउंट को इथर ट्रांसफर कर सकता है। या फिर अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट ने, किसी पर्टिकुलर माइनर ने नोड को माइन किया, आई एम सॉरी ब्लॉक को माइन किया, ब्लॉक को माइन करते हैं हम लोग, तो अगर किसी पर्टिकुलर अकाउंट ने, किसी पर्टिकुलर नोड ने ब्लॉक को माइन किया, माइन किया मतलब सबको पता है ना, ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉक को ऐड किया, तो इधर भी उसको रिवॉर्ड मिलता है। तो उस रिवॉर्ड फॉर्म में भी उसके पास इथर्स हो सकते हैं।
नॉर्मली अगर आज के डेट की बात करूं तो आज के डेट में इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है वहां पे एक ब्लॉक माइन करने के लिए मुझे अराउंड 3 इथर्स मिलते हैं। तो एक ब्लॉक माइन करने के लिए विल गेट 3 इथर्स। कंपैरेटिवली टू ब्लॉकचेन ये अमाउंट बहुत कम है, क्योंकि ब्लॉकचेन में तो आपको लाखों में फायदा होता है जब आप पर्टिकुलर ब्लॉक को ऐड करते हो, माइन करते हो। इधर आपको इतना फायदा नहीं होता क्योंकि इधर जो अमाउंट है वो काफी लेस है। अगर एक इथर की बात करूं तो एक इथर का वैल्यूएशन अराउंड 28-29,000 के करीब है कुछ। तो 3 इथर्स इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जितना बिटकॉइन में मुझे रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन विटालिक बुटेरिन ने भी वही बोला, मुझे रिवॉर्ड ज्यादा देना ही नहीं है यूजर को। उसने अल्गोरिदम जो लिखा है ना इथेरियम का, वो कुछ इस तरह से लिखा है कि उसका कहना ये है कि इवेंचुअली जैसे जैसे ब्लॉक बनते जाएंगे ना, तुम्हारा रिवॉर्ड कम होना चाहिए। एक समय आएगा जब तुम्हारा रिवॉर्ड हो जाएगा जीरो। जब रिवॉर्ड जीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली आप प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांसफर करोगे। आपको याद है, जिन्होंने मेरा लास्ट टाइम का सेशन बहुत अच्छे से सुना उनको पता रहेगा, प्रूफ ऑफ स्टेक में जाने से पहले आपको प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू जाना पड़ता है। तो उसने भी वही बोला, इथेरियम बनाया ही ऐसे है कि इवेंचुअली तुम्हारा रिवॉर्ड कम कम होता जाएगा। सो रिवॉर्ड मिलना आपको ज्यादा मोटिवेट नहीं करेगा, एंड देन आप प्रूफ ऑफ वर्क छोड़ के प्रूफ ऑफ स्टेक के पास जाओगे। दैट इज द इंटेंशन ऑफ इथेरियम। हाँ, एक और इथेरियम की बात करूं तो अभी मुझे याद आ रहा है, इथेरियम अगर मैं बिटकॉइन के साथ थोड़ा सा कंपेयर करूं तो बिटकॉइन का एक कंस्ट्रेंट है। बिटकॉइन, ये जो अल्गोरिदम लिखा गया है सतोशी नाकामोटो की तरफ से, बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियंस अवेलेबल है। ओनली 21 मिलियंस बिटकॉइंस आर अवेलेबल। मतलब जब आप ब्लॉक को माइन करते हो, नेटवर्क आपको रिवॉर्ड देता है ना, वो सिर्फ 21 मिलियन तक ही हो सकता है। जैसे 21 मिलियन बिटकॉइन आ जाएंगे, आपका पर्टिकुलर माइनर या आपका पर्टिकुलर नेटवर्क आपको कुछ भी रिवॉर्ड नहीं देगा। मतलब वो जो 21 मिलियन बिटकॉइंस है, आपको उसके अंदर ही ट्रांजैक्शन फिर करते बैठना पड़ेगा। यू वोंट गेट एनी रिवॉर्ड। इथेरियम के अंदर विटालिक बुटेरिन ने वो चेंज एक किया, इथेरियम्स आर अनलिमिटेड। मतलब उसका कोई ऐसा कंस्टेंट नहीं है जैसे बिटकॉइन का कंस्टेंट था। बिटकॉइन सिर्फ 21 मिलियन से अवेलेबल है। वो खत्म होने के बाद नेटवर्क ज्यादा बिटकॉइन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। इथेरियम का ऐसा नहीं है। इथेरियम अनलिमिटेड अवेलेबल है। अनलिमिटेड इथेरियम्स आर अवेलेबल। आपका नेटवर्क हमेशा इथर्स प्रोड्यूस करता जाएगा। बस एक जगह पे एक बार मैंने पढ़ा था कि उसने थोड़ा सा कंस्ट्रेंट या थोड़ा सा लिमिटेशन आने के लिए ये कंस्ट्रेंट रखा है कि इन एवरी मंथ इथेरियम नेटवर्क कैन नॉट प्रोड्यूस मोर देन 18 मिलियन इथर्स। तो एक महीने में सिर्फ 18 मिलियन इथर ही बन सकते हैं। नेक्स्ट महीने में फिर से नए इथर बनने चालू हो जाएंगे और वो अनलिमिटेड रहेंगे। मतलब इथर्स कभी खत्म नहीं होगा, बस 18 मिलियन महीने में बनते जाएंगे। फाइन, दैट इज द कंस्टेंट ऑफ इथर, एंड दैट्स व्हाई मेरा इथेरियम इथर्स को यूज करता है। फाइन, द नेक्स्ट कंपोनेंट जो मैं इथेरियम के अंदर यूज करता हूं उसका नाम है ईवीएम। आई रिक्वेस्ट, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो डाउट आप अपने पास से लिख के रखिए। आपको तो पता है सेशन खत्म होने के बाद आई विल गिव यू द चांस, आप अपने डाउट फिर मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज ईवीएम। ईवीएम स्टैंड फॉर इथेरियम वर्चुअल मशीन। थोड़ा सा जेवीएम जैसा साउंड करता है, राइट है ना? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। आई गेस आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से जावा ऑलरेडी पढ़ा है, या बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे से जावा पढ़ रहे हो, तो सबको जेवीएम का मतलब तो पता ही है। जेवीएम मतलब आप सबको पता है, जावा का इंटरप्रेटर। अगर मुझे मेरे पर्टिकुलर मशीन में जावा का प्रोग्राम रन करना है तो कैन आई कमेंट, मेरे पर्टिकुलर मशीन में वो जावा का एनवायरमेंट होना चाहिए, जेवीएम होना चाहिए, तब जाके उस मशीन के अंदर मैं जावा का प्रोग्राम रन कर सकता हूँ। सेम, अगर आपको आपके मशीन में इथेरियम का प्रोग्राम रन करना है तो आपके पर्टिकुलर मशीन में ईवीएम होना चाहिए, दैट इज इथेरियम वर्चुअल मशीन। सो इट्स वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो आपके मशीन में आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, देन यू कैन यूज इथेरियम एप्लीकेशन। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज गैस। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, गैस जो है ना वो ईथर का ही पार्ट है। गैस, बस
उनका सोच क्या था, क्रिप्टो करेंसी को कंप्यूटेशनल करेंसी से या कंप्यूटेशनल कॉस्ट से अलग करने के लिए उसने दो टर्म यूज किए, ईथर एंड गैस। ईथर जो नॉर्मली इथेरियम का क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन याद है मैंने ईथर के बारे में बोला था, अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है आपके पास ईथर्स होने चाहिए। आपको ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है तो आपके पास ईथर्स होने चाहिए, आपके पास ईथर्स होने चाहिए इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो गैस इज वन सॉर्ट ऑफ ईथर ओनली। बस ईथर ये वर्ड हम लोग नॉर्मली कब यूज करते हैं, जब हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, जब हम लोग क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं। एंड जब नॉर्मल कोई एप्लीकेशन है विदाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, विदाउट एनी क्रिप्टो करेंसी, तो फिर ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए मुझे यूज करना पड़ता है गैस। गैस is normally used to perform the computation, to perform the transaction। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जरा ध्यान दीजिए सब लोग। जब जब आप गैस सुनोगे ना इथेरियम के बारे में, आपके सामने दो वर्ड्स आएंगे। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज गैस लिमिट। अगर मैं एक पर्टिकुलर अकाउंट हूं, अगर मैं एक पर्टिकुलर नोड हूं, और अगर मुझे कोई भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, तो वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए ना मैं अपना एक गैस लिमिट दूंगा कि भाई ये मेरा गैस लिमिट है, इस लिमिट तक गैस यूज होना चाहिए उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। प्लस गैस लिमिट के साथ साथ गैस में एक और टर्म यूज होता है जिसका नाम है गैस प्राइस। गैस प्राइस ना नेटवर्क डिसाइड करता है कि तुम्हारे एक गैस का प्राइस क्या रहेगा। एक यूनिट गैस का प्राइस मतलब गैस प्राइस, और ऐसे आप जितने यूनिट इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज गैस लिमिट। इट्स लाइक 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है सपोज 80 रुपीज, सो 80 इज अ गैस प्राइस। और अगर ऐसे मैंने 10 लीटर परचेस किया तो 10 इज अ गैस लिमिट। आई होप ये मैंने क्या बोला सबको समझा। गैस लिमिट इंडिविजुअल अकाउंट देगा कि सर ये गैस लिमिट है इस ट्रांजैक्शन का, मतलब इस गैस लिमिट तक ही उसने गैस यूज करना चाहिए। गैस प्राइस नॉर्मली हम लोग डिसाइड नहीं करते, गैस प्राइस नेटवर्क डिसाइड करता है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, सपोज मुझे एज एन अकाउंट एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, और ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए गैस प्राइस है सपोज 20 वे। अच्छा, गैस प्राइस ना हमेशा वे में होता है, WEI। चलो इसके कुछ कन्वर्जन्स पहले आपको क्लियर कर दूं। नॉर्मली अच्छा आई एम सॉरी, मैंने इधर गलत बोला। गैस प्राइस ना नॉर्मली ग्वे में होता है। ग्वे, ग्वे इज द यूनिट टू रिप्रेजेंट गैस प्राइस। जैसे नॉर्मली अपने प्राइस के लिए रुपीज या डॉलर होता है, वैसे गैस प्राइस के लिए ग्वे होता है। कन्वर्जन की बात करूं, ये कन्वर्जन क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम में रखा है। कन्वर्जन की बात करूं तो 1 ग्वे इज इक्वल टू 10⁻⁹ वे। वे इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गैस। जैसे आपने बिटकॉइन में कैसे सतोशी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कॉइन का, वैसे इधर वे इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ गैस। 1 गैस इज इक्वल टू 10⁻⁹ वे। एंड 1 ईथर, ईथर याद है ना सबको, इज इक्वल टू 10⁻18 वे। यस, तो गैस प्राइस हमेशा ग्वे में होता है, ग्वे में, वे में नहीं होता। तो सपोज गैस प्राइस है मेरा 20 ग्वे, एंड सपोज मैंने गैस लिमिट रखा लेट सपोज 50,000। तो कहना है ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए मैंने इतने गैस लिमिट रखे 50,000, और एक गैस यूनिट का प्राइस है 20 ग्वे। तो पूरा ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए मैं अराउंड 50,000 इंटू 20 मतलब 10 लाख ग्वे इन्वेस्ट कर रहा हूं, राइट ना। 10 लाख ग्वे, मेरा मैथ्स बहुत खराब है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं। कहना से 10 लाख ग्वे मतलब अराउंड 10⁻15 वे रहेगा, बरोबर। हाँ, 10⁻15 वे रहेगा। एंड 10⁻15 वे मतलब अराउंड 0.001 ईथर रहेगा।
तो अगर मुझे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है, ये बस एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर मुझे ट्रांजैक्शन परफॉर्म करना है तो मेरे पास इतना इथर होना चाहिए, 0.001 इथर होना चाहिए, तब जाके वो पर्टिकुलर गैस को मैं यूज कर सकता हूँ ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो जो मैंने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट बोला था ना, ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए तुम्हारे पास इथर होना चाहिए, यस इथर होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो गैस इज यूज टू परफॉर्म दी ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलो इधर अगर इतना समझा है तो मैं आगे भी बोलता हूँ। इधर एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है। इथेरियम क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा एक ट्रांजैक्शन है और इस ट्रांजैक्शन ने बोला कि ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए 250 गैस मैंने दे दिए, मतलब मैंने गैस लिमिट रखा 250, मतलब ये ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए 250 गैस यूज होना चाहिए, 250 यूनिट्स यूज होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए कितने गैस यूनिट यूज होंगे वो ट्रांजैक्शन के कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ट्रांजैक्शन के ऊपर कितने कंप्यूटेशन है, उसके अंदर कितने कैलकुलेशन है, उसके ऊपर गैस यूज किया जाता है। जैसे अपने अल्गोरिदम में कैसे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, अगर फॉर लूप है अल्गोरिदम के अंदर तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होता है, अगर सिंपल सा इफ एल्स है तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी कम होता है, अगर एक नॉर्मल स्टेटमेंट है प्रिंटफ स्कैनफ तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी और कम होता है। तो जैसे अल्गोरिदम में कॉम्प्लेक्सिटी होता है, वैसे ट्रांजैक्शन का भी कॉम्प्लेक्सिटी या कंप्यूटेशन होता है। तो जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन के अंदर कंप्यूटेशन है, जितने ज्यादा कैलकुलेशन है, उतने ज्यादा गैस यूज किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने बोला एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए 250 गैस यूज होने चाहिए, मतलब मैंने गैस लिमिट रखा 250, एंड पूरा ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए सपोज टोटल 200 गैस ही यूज हुआ, मतलब 250 गैस यूनिट मैंने दिए, गैस लिमिट मैंने रखा 250, ट्रांजैक्शन पूरे परफॉर्म होने के लिए सिर्फ 200 गैस यूनिट यूज हुए, तो बचे हुए जो 50 यूनिट्स है ना वो मेरे पर्टिकुलर इनिशिएटर को वापस मिलेंगे, मतलब मुझे वापस मिलेंगे मेरे बचे हुए 50 गैस यूनिट। सबको समझा? अभी केस नंबर 2, सपोज ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए मैंने बोला 250 इज माय गैस लिमिट, लेकिन ट्रांजैक्शन एक्चुअली परफॉर्म करने के लिए 300 गैस लिमिट चाहिए थे। वो एक एक करके सारे गैस यूनिट को यूज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। जैसे 250 गैस यूनिट यूज होंगे, कहने से अपना गैस खत्म हो जाएगा, जैसे गैस खत्म हो जाएगा ट्रांजैक्शन उधर ही रुक जाएगा और अपने को एक एरर मिलता है, जिस एरर को हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ गैस। बराबर ना, मेरे गैस खत्म हो गए, मेरे गैस यूनिट खत्म हो गए, तो मुझे एक एरर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ गैस एरर। इफ यू गॉट आउट ऑफ गैस एरर तो पहली बात तो तुम्हारा ट्रांजैक्शन ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं होगा, तुम्हारा ट्रांजैक्शन जैसा था वैसे रह जाएगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। प्लस वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए उसने 250 गैस भी यूज कर लिए थे, राइट ना? तो भले तुम्हारा ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, तुम्हारे वो पर्टिकुलर 250 ट्रांजैक्शन या सॉरी 250 गैस यूनिट तुम्हें वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं। इसके लिए इथेरियम के अंदर ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, हर अकाउंट को ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए अपना गैस लिमिट काफी केयरफुली असाइन करना पड़ता है। अगेन ये सब नेटवर्क डिसाइड करता है, ये सब जब आप नेटवर्क बनाओगे तब डिसाइड करोगे। मैं एक नॉर्मल इथेरियम नेटवर्क की बात कर रहा हूं। फाइन, सो दैट इज द फंडा ऑफ द गैस। ये जो लास्ट के दो कंपोनेंट है उनके बारे में तो हम लोग डिटेल में अपने नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं। जैसे मैंने बोला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ पीस ऑफ कोड, इट्स अ प्रोग्राम जो मैं इथेरियम के अंदर यूज करता हूं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके ना हम लोग अपने एप्लीकेशन का बिजनेस लॉजिक डिसाइड कर सकते हैं। बिजनेस लॉजिक मतलब कंडीशंस। अभी एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं ई वोटिंग एप्लीकेशन बना रहा हूं जिधर हम लोग सब घर पे बैठ के वोट कर सकते हैं, तो कहने से घर पे बैठ के अगर मैं ई वोटिंग एप्लीकेशन बना रहा हूं तो पहली बात तो बहुत सारे कंस्टेंट रहेंगे, जैसे कि एक यूजर सिर्फ एक ही बार वोट कर सकता है, राइट ना? तो एक यूजर एक ही बार वोट कर सके उसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा ना, वो कोड मतलब रहेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक यूजर सिर्फ अपने एरिया के कैंडिडेट्स को ही वोट दे सकता है, तो अगर उसके लिए भी मुझे कोड लिखना पड़ेगा ना, तो वो कोड मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए बना रहा हूं
तो एक पर्टिकुलर डेट के बाद वो पर्टिकुलर मेडिसिन सपोज उसका एक्सपायरी डेट हो जाता है, वो पर्टिकुलर मेडिसिन डिस्कार्ड होना चाहिए। तो मुझे चेक करने के लिए वो कुछ तो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा ना उसके लिए, कि हाँ ये डेट के बाद ये डिस्कार्ड होना चाहिए। दैट कोड इज नथिंग बट दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे मेरे एप्लीकेशन के अंदर जो भी ऐसे कंडीशन लिखने हैं, जो भी ऐसे कोड लिखने हैं, दैट कोड इज नथिंग बट दी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरे पर्टिकुलर इथेरियम नेटवर्क का हार्ट होता है। एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो लिखने के लिए बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। कुछ लोग बोलते हैं हम लोग पाइथन के अंदर भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, कुछ लोग गो लैंग्वेज के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने का, उसका नाम है सॉलिडिटी। इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको यूज करके वी कैन राइट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन राइट द कंडीशन। अगर आपको थोड़ा बहुत जावा आता है, अगर आपको थोड़ा बहुत जावा स्क्रिप्ट आता है, थोड़े बहुत पाइथन के कंसेप्ट अगर क्लियर है, तो सॉलिडिटी विल बी इजियर लैंग्वेज फॉर यू। आप इजीली सॉलिडिटी लैंग्वेज को पढ़ सकते हो और आप इजीली उसको यूज कर सकते हो। उसके सिंटैक्स, उसके जो कंस्ट्रेंट या उसके जो स्टेटमेंट्स वगैरह है, वो ऑलमोस्ट जावा और पाइथन के जैसे ही है। तो इतने सारे बड़बड़ करने के बाद मैं बोल सकता हूँ ये सारे मेरे इथेरियम के कंपोनेंट्स हैं जो इथेरियम एप्लीकेशन में हम लोग यूज करते हैं। इथेरियम अकाउंट्स की बात करो तो याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था, जैसे बिटकॉइन के अंदर नोड होता है वैसे इथेरियम के अंदर अकाउंट होता है। याद है नोड के भी कुछ टाइप्स थे, फुल नोड, लाइट नोड, एसपीवी नोड, याद है ना सबको। वैसे इधर इथेरियम के भी अकाउंट्स, मतलब इथेरियम के अंदर भी जो नोड्स होते हैं ना, उनके भी टाइप्स है। इथेरियम के अंदर जो सबसे पहला टाइप का नोड है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट। इसको शॉर्ट फॉर्म भी है स्टैंडर्ड EOA, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट। एंड जो सेकंड टाइप का अकाउंट होता है, जो सेकंड टाइप का नोड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट इज अ नॉर्मल अकाउंट, मतलब अगर आप मैं इथेरियम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वी विल बिकम एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट। हम लोग एक नॉर्मल अकाउंट बनेंगे। नॉर्मल अकाउंट मतलब एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, जो ट्रांजैक्शन कर सकता है, जो कुछ भी कर सकता है मेरे ब्लॉकचेन के साथ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मतलब वो स्पेशल अकाउंट जो ट्रांजैक्शन विजेक्शन नहीं करेगा। नाम से ही पता चलता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मतलब वो अकाउंट जिसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर जनरली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो द अकाउंट जिसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस पर्टिकुलर अकाउंट को मैं बोलता हूं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। whereas ऐसा अकाउंट जो नॉर्मली ट्रांजैक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट। द थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड नाउ ऑनवर्ड्स, बी केयरफुल। नॉर्मली इथेरियम का कंसेप्ट क्या है पता है क्या? इथेरियम हर इंस्टेंस पे अपने सारे अकाउंट का रजिस्ट्री मेंटेन करता है। मतलब इथेरियम के अंदर ना हर टाइम पे किसी भी इंस्टेंस पे आपको पता चलेगा कि करंटली मेरे इथेरियम के अंदर कितने अकाउंट्स हैं। इथेरियम सारे अकाउंट्स का रजिस्ट्री मेंटेन करने के लिए एक डिक्शनरी यूज करता है, जिस डिक्शनरी के अंदर दो फील्ड होते हैं। पहले फील्ड का नाम होता है की एंड दूसरे फील्ड का नाम होता है वैल्यू। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बोलता हूं, हर अकाउंट का की रहेगा, हर अकाउंट का वैल्यू रहेगा। वेदर इट इज एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, वेदर इट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, हर एक का की रहेगा, हर एक का वैल्यू रहेगा। की मतलब क्या सर? की मतलब ना उस पर्टिकुलर अकाउंट का पब्लिक की विच इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, दैट वी ऑलरेडी नो। वैल्यू मतलब क्या? हर अकाउंट के अंदर वैल्यू भी होता है यार। वैल्यू मतलब ये जो आपको नीचे दिख रहा है, हर अकाउंट का की भी होता है, मतलब उस अकाउंट का पब्लिक की, एंड हर अकाउंट का वैल्यू भी होता है। वैल्यू मतलब ये जो नीचे दिख रहा है। वैल्यू के अंदर ये सारे फील्ड होते हैं। सबसे पहला फील्ड होता है नॉन्स। अब ये नॉन्स वर्ड देख के प्लीज यू डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि नॉन्स मतलब आपने को बिटकॉइन का नॉन्स पता है, इधर नॉन्स का मतलब अलग है। मेरे अकाउंट के अंदर जो नॉन्स होता है ना, दैट इज टोटली डिफरेंट। एक्चुअली इसको नॉन्स मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए था, इसको काउंटर बोलना चाहिए था, क्योंकि नॉन्स ना इस पर्टिकुलर अकाउंट ने कितने ट्रांजैक्शन अभी तक किए वो काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एकदम नया नया अकाउंट बनाया तो नॉन्स का वैल्यू रहेगा 0, मतलब इसने अभी तक एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया।
जब ये अकाउंट, ये जो अकाउंट आपने अभी बनाया एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, जब पहला ट्रांजैक्शन करेगा तो उसका नॉन्स वैल्यू बन जाएगा 1, दूसरा ट्रांजैक्शन करेगा तो उसका नॉन्स वैल्यू बन जाएगा 2। तो वो जितने ट्रांजैक्शन करता जाएगा उतना उसका नॉन्स वैल्यू चेंज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, इसके लिए मैंने उसको काउंटर बोला। बैलेंस फील्ड के अंदर उस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस होता है जो ऑब्वियसली इथर्स में होता है, एंड आपको तो पता है ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते समय वो गैस में कन्वर्ट करके अपने को वो गैस लिमिट उसको देना पड़ता है। कोड हैश दोनों में दिख रहा है, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट में भी दिख रहा है एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी दिख रहा है, लेकिन एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट का जो कोड हैश होता है ना वो नल होता है, ब्लैंक होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो कोड हैश होता है ना, इसके अंदर आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है ना, मैंने बोल रहा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर रहता है, तो जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर हैश अप्लाई किया जाता है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हैश इज नथिंग बट दी कोड हैश। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट के अंदर नहीं होता ना, इसके लिए इसका कोड हैश ब्लैंक होता है। स्टोरेज रूट इसका ब्लैंक होता है, नील होता है। नॉर्मली आइदर ब्लैंक रखते हैं, नील रखते हैं, या कोई गार्बेज वैल्यू दे देते हैं। इसके स्टोरेज रूट में ये एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट है, अकाउंट है मतलब कहने से इस अकाउंट के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन हुए रहेंगे। तो स्टोरेज रूट में क्या होता है पता है क्या, सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर हैशिंग अप्लाई किया जाता है, और हैशिंग अप्लाई करके जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था वो मर्कल रूट निकाल के वो जो रूट बनेगा ट्रांजैक्शन का सिंगल हैश, दैट विल बी दी स्टोरेज रूट। तो जैसे अपने बिटकॉइन के अंदर कैसे मर्कल रूट बनता है सारे ट्रांजैक्शन का, वैसे इधर अकाउंट के अंदर भी मल्टीपल ट्रांजैक्शन रहेंगे, राइट ना। तो सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर हैशिंग अप्लाई करके, उन हैशिंग के ऊपर हैशिंग अप्लाई करके जो फाइनली मुझे, आई होप सबको मर्कल रूट पता है, जो फाइनली मुझे मर्कल रूट मिलेगा दैट विल बिकम द स्टोरेज रूट। स्टोरेज रूट एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट को होता है, स्टोरेज रूट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को नहीं होता। फाइन, फिर से वही स्टेटमेंट बोलता हूं जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। मेरे इथेरियम के अंदर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जितने सारे अकाउंट्स है वो सारे अकाउंट का एक डायरेक्टरी होता है। फॉर एग्जांपल आपके समझाने के लिए मैं लेट अज्यूम करता हूं, सपोज मेरे पास एक फाइल है, जिस फाइल के अंदर ना सारे अकाउंट के डिटेल्स रहेंगे। अकाउंट के डिटेल कौन से फॉर्म में होते हैं, पहले अकाउंट का की होता है और बाद में अकाउंट का वैल्यू होता है। वैल्यू में पता है ना क्या क्या होता है, याद है ना सबको। तो ये मेरे एक अकाउंट का, वेदर इट इज एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, वेदर इट इज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सेम वैसे दूसरे अकाउंट का भी की रहेगा, उसका वैल्यू रहेगा, तीसरे अकाउंट का भी की रहेगा, वैल्यू रहेगा, चौथे अकाउंट का भी की रहेगा, वैल्यू रहेगा, पांचवें अकाउंट का भी की रहेगा, वैल्यू रहेगा, एंड सो ऑन। ऐसे मेरे सारे अकाउंट के की एंड वैल्यू एक डॉक्यूमेंट के अंदर होते हैं, एक डायरेक्टरी के अंदर होते हैं। ऐसा डायरेक्टरी जिसके अंदर सारे अकाउंट का की और वैल्यू होता है, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी को हम लोग बोलते हैं शेयर्ड स्टेट, क्योंकि वो डायरेक्टरी ना हर अकाउंट के पास होता है। तो सारे अकाउंट को पता होता है करंटली मेरे नेटवर्क के अंदर कितने अकाउंट्स है। इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, इसको करंटली आपके समझाने के लिए मैं डॉक्यूमेंट बोलता हूं, इस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं शेयर्ड स्टेट। इथेरियम क्या करता है पता है क्या, ये जो शेयर्ड स्टेट डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर हैश अप्लाई करता है। शेयर स्टेट डॉक्यूमेंट के ऊपर हैश अप्लाई करेगा। जब वो शेयर स्टेट डॉक्यूमेंट के ऊपर हैश अप्लाई करेगा, ही विल गेट स्टेट रूट। ये बाद में ना मेरे डिस्क्रिप्शन में आने वाला है, आप ध्यान में रखना, मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगा स्टेट रूट कैसे मिलता है। आप मुझे बोलोगे सर शेयर स्टेट का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उस शेयर स्टेट के डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने हैश अगर अप्लाई किया तो मुझे मिलता है स्टेट रूट। So these are two types of Ethereum account, externally owned account and contract account. जैसे बिटकॉइन के अंदर नोड्स थे, वैसे मेरे इथेरियम के अंदर अकाउंट होते हैं। ये अकाउंट एक दूसरे के साथ दो टाइप के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट दूसरे एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है। जब एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट दूसरे एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन करता है
तो उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ट्रांजैक्शन। कुछ लोग उसको वैल्यू ट्रांसफर भी बोलते हैं, कुछ लोग उसको वैल्यू ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं। अब ये ट्रांजैक्शन में क्या रहेगा, मे बी एक अकाउंट दूसरे अकाउंट को कुछ डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर रहा है, कुछ वैल्यू ट्रांसफर कर रहा है, कुछ डेटा ट्रांसफर कर रहा है, मे बी कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है, कुछ इथर से ट्रांसफर कर रहा है। तो एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट दूसरे एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन कर सकता है। दैट इज वन काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। एंड सेकंड ट्रांजैक्शन जो इथेरियम के अंदर अपने को देखने को मिलता है वो ये है, एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट मेरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। नॉर्मली जब एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन करेगा, इसका मतलब है वो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट को इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है। तो अगर तुम्हारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तुम्हारे अकाउंट के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आपको पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर होता है, तो एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट उसके लिए आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा। इस ट्रांजैक्शन को जैसे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। और जैसे वैल्यू ट्रांजैक्शन वैसे ही एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, वो दोनों ट्रांजैक्शन आपके ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं बाद में रैपिड फायर राउंड में पूछूंगा। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट मेरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन कब करेगा सर? तब करेगा जब उसको उस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को मैं बोलूंगा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। कभी कभी ना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, कम्युनिकेशन कर सकता है। जैसे आपने प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर आपने प्रोग्राम देखा है कभी, तो कहना प्रोग्रामिंग के अंदर भी एक फंक्शन खुद दूसरे फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। मतलब मेन से मैंने एक फंक्शन को कॉल किया और वो फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। सेम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दूसरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए अगर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। और जैसे आप इधर देख भी रहे हो, इंटरनल ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर नहीं किया जाता। फाइन। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि इथेरियम के अंदर मैं दो टाइप के ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। वैल्यू ट्रांजैक्शन एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट टू एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट से होता है, जिधर हम लोग में भी कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। एक अकाउंट दूसरे अकाउंट को पैसा ट्रांसफर कर सकता है, कुछ डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर सकता है, डेटा ट्रांसफर कर सकता है, कुछ फाइल ट्रांसफर कर सकता है। दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू ट्रांजैक्शन। और अगर मुझे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना है, तो एक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन करेगा, विच इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल अकाउंट। फाइन। इंटरनल अकाउंट मतलब क्या वो भी पता चला। वैल्यू ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मेरे ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर होता है, इंटरनल ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर नहीं होता। फाइन। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो मेरे ब्लॉकचेन के अंदर परफॉर्म होता है। अभी इथेरियम के अकाउंट्स के टाइप सबको पता चले और वो अकाउंट कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी सबको पता चला। तो अगर इथेरियम क्या है पता चला, इथेरियम के कंपोनेंट पता चले, इथेरियम के अकाउंट्स पता चले, कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं वो पता चले, तो फाइनली हम लोग इथेरियम का एक ब्लॉक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इथेरियम का ब्लॉक दिखने के लिए कुछ ऐसा होता है। ये मेरा ब्लॉक हेडर है, दिख रहा है सबको ब्लॉक हेडर? आपने तो मेरे से बिटकॉइन का भी ब्लॉक हेडर देखा है। बिटकॉइन का ब्लॉक हेडर बहुत सिंपल था, राइट ना? इधर बहुत सारे एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं। हालांकि ये सारे फील्ड मेरे काम के नहीं है, रादर अभी सिखाऊंगा तो भी बाउंसर जाएगा। तो एक बार जरा क्विकली देख लेते हैं इन सारे फील्ड का मतलब क्या है। ये जो है ना वो सारे हेडर के अंदर होते हैं। मेन ब्लॉक के बॉडी के अंदर तो आपको पता है ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो हेडर के अंदर क्या क्या होता है? पहला पैरेंट हैश। पैरेंट हैश मतलब आपको ऑलरेडी पता है, आपको तो पता है ब्लॉकचेन है मतलब हर ब्लॉक के अंदर प्रीवियस ब्लॉक के हेडर का हैश होता है, राइट ना? याद है ना सबको ब्लॉकचेन? तो इधर भी मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक हेडर के अंदर पैरेंट हैश के अंदर प्रीवियस ब्लॉक के हेडर का हैश रहेगा। नॉन्स, ये भी सबको पता है, नॉर्मली अगर प्रूफ ऑफ वर्क यूज किया जाता है तो नॉन्स और डिफिकल्टी ये फील्ड होते हैं। टाइम स्टैम्प, जिस पर्टिकुलर टाइम पे ये पर्टिकुलर ब्लॉक क्रिएट किया गया,
दैट टाइम इज नथिंग बट द टाइम स्टैम्प। ओमर्स हैश मैं थोड़ा सा होल्ड पे रख देता हूँ, इसको आप बाद में जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा आप पढ़ते जाओगे। ओमर्स हैश मतलब क्या? चलो मैं अगर बोलने की बात करूं तो नॉर्मली क्या होता है पता है कि इथेरियम के अंदर, इवन बिटकॉइन के अंदर भी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ना एक माइनर माइनर ए एक ब्लॉक बना देता है और उस पर्टिकुलर ब्लॉक को माइन करता है। मतलब माइनर ए इज अ विनिंग माइनर, जिसको नॉन्स मिला, जिसने पर्टिकुलर नॉन्स ढूंढा, अभी वो पर्टिकुलर ब्लॉक को ऐड करने वाला है। लेकिन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे माइनर बी को भी नॉन्स मिला, माइनर बी अपने ब्लॉक को ऐड करना चाहता है। इट मे पॉसिबल, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट इट मे पॉसिबल कि माइनर ए का ब्लॉक और माइनर बी का ब्लॉक थोड़ा सा अलग हो सकता है। अभी इस केस में हर माइनर के पास अपना अपना एक ट्रांजैक्शन पूल होता है। फॉर एग्जाम्पल ए का जो ट्रांजैक्शन पूल है उसके अंदर ट्रांजैक्शन 1 है, 2 है, 3 है। बी का जो ट्रांजैक्शन पूल है उसके अंदर ट्रांजैक्शन 1 है, 2 है। नॉर्मली सेम ही होता है, हार्डली 1% चांस है अलग अलग होने का। इसके अंदर मे बी ट्रांजैक्शन 4 है, तो कह रहे इसका ब्लॉक अलग है, इसका ब्लॉक अलग है। अभी माइनर ए मेरा विनिंग ब्लॉक है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम टाइम पे बी ने भी माइन किया, बी ने भी नॉन्स ढूंढा। तो बेचारे बी ने भी अगर नॉन्स ढूंढा है तो उसको हम लोग ऐसे हवे में नहीं छोड़ते। ए को यस, ए को माइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन कुछ रिवॉर्ड ब्लॉकचेन बी को भी देता है। बी का जो ब्लॉक होता है ना, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को हम लोग इथेरियम के अंदर बोलते हैं ओमर ब्लॉक। इथेरियम के अंदर उस पर्टिकुलर ब्लॉक को हम लोग ओमर ब्लॉक बोलते हैं। बिटकॉइन के अंदर उस पर्टिकुलर ब्लॉक को हम लोग ऑर्फन ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, अभी होगा क्या पता है क्या, तुम्हारे ब्लॉकचेन के अंदर बी वाला ब्लॉक तो ऐड नहीं होगा, ब्लॉकचेन के अंदर ए वाला ब्लॉक ही ऐड होगा। लेकिन बी के अंदर जो ट्रांजैक्शन है ना, वो इवेंचुअली तुम्हारे आने वाले ब्लॉक के अंदर भी ऐड किए जाएंगे। इसके लिए ब्लॉकचेन एक प्रोटोकॉल यूज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं घोस्ट प्रोटोकॉल, GHOST। घोस्ट प्रोटोकॉल को यूज करके जो भी ओमर ब्लॉक के अंदर एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन है वो इवेंचुअली बाकी जो फ्यूचर ब्लॉक्स है उसके अंदर ऐड किए जाते हैं। जब इसके अंदर के सारे ट्रांजैक्शन मेरे पर्टिकुलर फ्यूचर ब्लॉक के अंदर ऐड किए जाते हैं तो वो पर्टिकुलर ओमर ब्लॉक या ऑर्फन ब्लॉक फिर इधर से डिलीट किया जाता है। समझा? मेरे पर्टिकुलर इथेरियम के अंदर इसको ओमर ब्लॉक बोलते हैं। सेम ब्लॉक को कभी कभी हम लोग अंकल ब्लॉक भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो ब्लॉक है उस पर्टिकुलर ब्लॉक का, दिख रहा है मेरा पॉइंटर किधर है, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का ये पेरेंट है लेकिन ये उसका अंकल है। तो जैसे आपका ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक के हैश को रखता है, वैसे आपका ब्लॉक ओमर ब्लॉक के हैश को भी रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओमर से हैश। घोस्ट प्रोटोकॉल को यूज करके बाद में इसके अंदर के जो भी ट्रांजैक्शन है वो इवेंचुअली तुम्हारे ब्लॉक के अंदर फिर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और जब सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं, तुम्हारा ओमर ब्लॉक, अंकल ब्लॉक या तुम्हारा जो भी क्या बोलते हैं उसको बिटकॉइन के अंदर ऑर्फन ब्लॉक, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। घोस्ट का फुल फॉर्म है गिरडी हेविएस्ट ऑब्जेक्ट सब ट्री। ठीक है, वो अपना टॉपिक नहीं है। तो ओमर हैश के अंदर ओमर ब्लॉक का हैश होता है। बेनिफिशियरी के अंदर तुम्हारे माइनर का नाम होता है, जिस पर्टिकुलर माइनर ने ब्लॉक को माइन किया। लॉग्स ब्लूम के अंदर मेरे ट्रांजैक्शन के अंदर की कुछ कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड इसके लिए रखने पड़ते हैं सो दैट अगर किसी को कोई भी ट्रांजैक्शन सर्च करना है तो वो सर्च करना इजी पड़े। इट्स लाइक आपके टेक्स्ट बुक का इंडेक्स, वैसे इधर होता है लॉग्स ब्लूम। डिफिकल्टी वी ऑलरेडी नो। एक्स्ट्रा डेटा, एक्स्ट्रा डेटा के अंदर ना नॉर्मली ये तब यूज करते हैं जब अपने को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कॉल करना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ कोड, बरोबर ना, वो एक प्रोग्राम होता है। और प्रोग्राम होता है मतलब उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, और फंक्शंस होते हैं मतलब कहना है उस पर्टिकुलर फंक्शन को कुछ पैरामीटर हो सकते हैं। तो एक्स्ट्रा डेटा को यूज करके हम लोग उसको पैरामीटर पास करते हैं। जैसा फंक्शन को कैसे पैरामीटर पास करते कॉल करते समय, वैसे एक्स्ट्रा डेटा के अंदर पैरामीटर्स होते हैं जिन पैरामीटर को यूज करके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर का फंक्शन हम लोग कॉल कर सकते हैं। नंबर मतलब ब्लॉक का नंबर होता है। गैस लिमिट आपको ऑलरेडी पता है। गैस यूज्ड मतलब फॉर एग्जांपल तुमने जितने सारे गैस दिए उसमें से कितना गैस यूज हुआ, ये अराउंड परसेंटेज में होता है। फॉर एग्जांपल 90%,
इसका मतलब है जितना गैस असाइन किया गया था ट्रांजैक्शंस के लिए उसमें से 90% गैस यूज हुआ। आपको तो पता है जो बचा हुआ गैस है वो इंडिविजुअल अकाउंट के पास वापस जाएगा। मिक्स हैश ये इथेरियम यूज करता है, बिटकॉइन यूज नहीं करता। मिक्स हैश जो है ना वो एक सेपरेट हैश है जो नॉन्स के साथ यूज होता है। मतलब मिक्स हैश नॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपके पास नॉन्स है तो ही आप मिक्स हैश को निकाल सकते हो। इसके पीछे ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा इसके बारे में, वो 256 बिट का होता है। मिक्स हैश के पीछे पर्पज ये है कि अगर मैंने सिर्फ नॉन्स रखा तो विटालिक बुटेरिन का कहना यह था कि कोई भी डीडोस अटैक वगैरह यूज करके, डीडोस अटैक मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक यूज करके नॉन्स का वैल्यू ढूंढ सकता है। तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए मिक्स हैश भी रखा जाता है सो दैट नॉन्स का वैल्यू निकालना और डिफिकल्ट हो जाए। तो उसके पीछे वैसा कोई और खास कोई रीजन नहीं है, इट्स डिपेंडिंग अपॉन द नॉन्स वैल्यू। सो ये सारे फील्ड होते हैं मेरे ब्लॉक हेडर के अंदर। ये सारे फील्ड तो नॉर्मल है, मेन ये तीन जो नीचे वाले फील्ड है ना वो है। और उनमें भी मेन है ये स्टेट रूट। स्टूडेंट डू यू रिमेंबर स्टेट रूट? मैंने आपको सिखाया था कैसे मिलता है, सबको याद है स्टेट रूट? एग्जैक्टली आपको याद है ना, मैंने बोला था कि जो भी आपका ये शेयर्ड स्टेट का डॉक्यूमेंट होता है उस शेयर्ड स्टेट के डॉक्यूमेंट के ऊपर हैश अप्लाई किया जाता है। जब हैश अप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा स्टेट रूट। तो हर ब्लॉक के अंदर स्टेट रूट होता है। जैसे बिटकॉइन के अंदर कैसे सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर हैशिंग अप्लाई करने के बाद मुझे मर्कल रूट मिलता है, वैसे इधर भी मेरे ब्लॉक के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर हैशिंग अप्लाई करने के बाद मुझे मर्कल रूट मिलता है। इधर मर्कल रूट को हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन रूट। तो ट्रांजैक्शन रूट मतलब इस ब्लॉक के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन है सारे ट्रांजैक्शन के ऊपर हैशिंग अप्लाई करके उस हैशिंग के ऊपर मर्कल ट्री का कंसेप्ट यूज करके जो मुझे मर्कल रूट मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन रूट। रिसिप्ट रूट ये कंपलसरी नहीं है। रिसिप्ट रूट रिप्रेजेंट करता है कि इथेरियम के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो एग्जीक्यूट होने के बाद, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद उनका जो एक्नॉलेजमेंट होता है, एक्नॉलेजमेंट को यहाँ पे रिसिप्ट बोला जाता है। आपको तो पता है रिसिप्ट का मतलब क्या है डे टू डे लाइफ में। जब मैं कुछ भी परफॉर्म करता हूँ या कुछ भी ट्रांजैक्शन करता हूँ मुझे रिसिप्ट मिलता है। इधर भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होने के बाद जो रिसिप्ट मिलते हैं उन रिसिप्ट का हैश इज नथिंग बट द रिसिप्ट रूट। इधर भी सेम, जो भी रिसिप्ट रहेंगे उनके ऊपर मर्कल ट्री कंसेप्ट यूज किया जाएगा, मतलब सबका हैश निकाला जाएगा और जो बाद में मर्कल रूट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज रिसिप्ट रूट। तो ये तीन रूट होते हैं मेरे पर्टिकुलर ब्लॉक हेडर के अंदर, और बाकी मेरे ब्लॉक के अंदर सिर्फ ट्रांजैक्शंस होते हैं। वेदर इट इज ईओए टू ईओए ट्रांजैक्शन, मतलब एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट टू एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट ट्रांजैक्शन, या फिर आपको पता है एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ट्रांजैक्शन। फाइन। सो दिस इज द बेसिक ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ माई पर्टिकुलर इथेरियम ब्लॉक। और इस पर्टिकुलर ब्लॉक स्ट्रक्चर के बाद अगर मैं इथेरियम का आर्किटेक्चर बोलूं तो इथेरियम बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। स्टूडेंट ये जो है ना वो मेरा एक ब्लॉक है, ये मेरा दूसरा ब्लॉक है। ब्लॉक के अंदर आपको पता है मैंने अभी अभी आपको ब्लॉक के हेडर का स्ट्रक्चर बताया, कैसे प्रीवियस हैश होता है, यस होता है, स्टेट रूट होता है, टाइम स्टैम्प होता है, नंबर होता है और बाकी सारे फील्ड भी होता है। अभी आपको तो पता है क्या क्या होता है। सेम ये दूसरा ब्लॉक है तो उसके अंदर भी प्रीवियस हैश रहेगा, स्टेट रूट रहेगा। स्टेट रूट के अंदर क्या होता है याद है सबको? सर जो अकाउंट्स हैं सारे अकाउंट का एक डायरेक्टरी बना जाता है शेयर्ड स्टेट का, और उसका जो हैश होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट रूट। तो कहने से स्टेट रूट के अंदर सारे अकाउंट के डिटेल्स होते हैं। सो दीज आर माय अकाउंट्स। अकाउंट के अंदर क्या होता है याद है? अकाउंट के बारे में मैंने बोला था इट इज अ की वैल्यू पेयर। सर हर अकाउंट का खुद का की होता है, पब्लिक की, एंड कनेक्ट से वैल्यू होता है। वैल्यू में याद है ना आपको, नॉन्स होता है, बैलेंस होता है, कोड हैश होता है एंड स्टोरेज रूट होता है। कोड हैश नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को होता है जिधर कनेक्ट से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड लिखा हुआ होता है, एंड स्टोरेज रूट नॉर्मली एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट को होता है जिसके अंदर सारे ट्रांजैक्शन का
जो मर्कल रूट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज रूट। तो एक पूरे इथेरियम का पिक्चर देखो तो इथेरियम का पिक्चर ऐसा होता है। ये मेरे ब्लॉक का हेडर है, ब्लॉक के अंदर स्टेट रूट होता है, स्टेट रूट के अंदर अकाउंट के डिटेल्स होते हैं और हर अकाउंट के अंदर ये होता है, फाइन। प्लस हर अकाउंट के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी होते हैं। सो दैट इज बेसिकली माय इथेरियम आर्किटेक्चर। थोड़ा सा लेंदी सेशन था मेरा, क्योंकि मुझे आपको इथेरियम के बारे में ज़्यादा बातें बतानी थी, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको इथेरियम इफ पॉसिबल रन करके दिखाने वाला हूँ। इसके लिए मोस्ट ऑफ थियोरी पार्ट मुझे आज के सेशन में ही कंप्लीट करना था। आई होप सेशन थोड़ा सा मे बी बाउंसर गया भी रहेगा, बट अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आपको बाउंसर जा रहा है तो हिम्मत मत हारना। वीडियो को मैं रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करता हूँ, शेयर करूंगा। आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, समझिए, कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। जस्ट आपसे 1 मिनट चाहूंगा, लेट मी रिकॉर्ड योर अटेंडेंस। बाद में हमेशा की तरह मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और बाद में आप मुझे अपने डाउट पूछ सकते हो। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। आई डोंट थिंक मुझे एनोटेशंस सेव करने की जरूरत है, तो लेट मी डिस्कार्ड दिस एनोटेशंस। ओके स्टूडेंट, तो इफ यू आर क्लियर विद द थिंग्स, प्रूव करो कि आपको टॉपिक कंसेप्ट समझा। मेरे कुछ 3-4 क्वेश्चन है, उनके मुझे आंसर दो चैट विंडो पे यार, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, इथेरियम के अंदर कौन से 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं? Which are 2 types of accounts supported by Ethereum? I want answer from everyone. No, it is not external and internal account. It is externally owned account and contract account. Yes, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट मतलब हमारा तुम्हारा अकाउंट, एंड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मतलब जिसके अंदर आपको पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज क्या है? I ask what is the use of smart contract? Smart contract is not a programming language. Smart contract uses Solidity as a programming language. Rather, I expect everyone कि smart contract का आप definition बोलोगे, it is used to write the business logic. Exactly. If I want to write the condition, कोड के condition लिखने हैं मुझे, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, राइट ना? मुझे कुछ भी बिजनेस लॉजिक लिखना है, कुछ भी कंडीशन लिखने, कुछ भी कंस्ट्रेंट देने हैं कि ये हुआ तो ये होना चाहिए, ये नहीं हुआ तो ये होना चाहिए, तो वो कोड लिखने के लिए, वो इफ एल्स के स्टेटमेंट लिखने के लिए आई कैन यूज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी हाउ विल आई गेट द स्टेट रूट? स्टेट रूट कैसे मिलता है मुझे? स्टेट रूट, हाउ विल आई गेट द स्टेट रूट? याद है ना, हर ब्लॉक के अंदर स्टेट रूट होता है। यस, परफेक्ट। मुझे किसके ऊपर हैशिंग अप्लाई करना पड़ता है टू गेट द स्टेट रूट? एग्जैक्टली स्टूडेंट, मुझे शेयर स्टेट के ऊपर हैशिंग अप्लाई करना पड़ता है। शेयर स्टेट पता है ना, जिसके अंदर सारे अकाउंट्स के डिटेल होते हैं, सारे अकाउंट का नाम होता है, सारे अकाउंट का वैल्यू होता है, की होता है और वैल्यू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्टेट।
उसके ऊपर अगर मैंने हैशिंग अप्लाई किया, आई विल गेट द स्टेट रूट. नेक्स्ट वन, 1 ether is equal to how many way? I ask, 1 ether is equal to how many way? मैं ग्वे नहीं पूछ रहा हूं, मैं वे पूछ रहा हूं. Exactly, 1 ether is equal to 10 raised to 18 way, right ना? WEI, it is a unit of gas. तो गैस को नॉर्मली हम लोग इथर में भी बोल सकते हैं, लेकिन इथर का वैल्यू एकदम ही छोटा हो जाएगा, इसके लिए वे ग्वे करके ऐसे यूनिट आ गए. फाइन, यस यस यस. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से 2 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं मेरे इथेरियम ब्लॉकचेन के अंदर? व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म बाय इथेरियम ब्लॉकचेन? ईओए टू ईओए ट्रांजैक्शन नहीं है, उस ट्रांजैक्शन को एक नाम दिया था मैंने. वेरी गुड, एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, रितिका करके. 2 ट्रांजैक्शन थे मेन, एक्चुअली 3 ट्रांजैक्शन थे, लेकिन तीसरा ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बरोबर ना? 2 ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं. तो कौन से 2 ट्रांजैक्शन थे? बरोबर, वैल्यू ट्रांजैक्शन जो ईओए टू ईओए होता है, और जो ईओए टू सीए होता है, दैट इज कॉल्ड एज external transaction, right? So these are different types of transaction supported by Ethereum account. चलो फाइनल, is my session is clear to you? अगर सेशन क्लियर है तो जरा प्लीज मुझे चैट विंडो पे क्लियर बोल दीजिए. अगर आपको सेशन क्लियर नहीं है तो आपके जो भी डाउट है, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स. इज दिस सेशन इज क्लियर टू यू? Okay, so in case if you have any doubt, please feel free to ask me your doubts. Anyone, any doubt? Okay then, if you don't have any doubt, so let me close the session here only. Next session will be our last session. जिस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम लोग फोकस करने वाले हैं इथेरियम का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, जिसका नाम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे, उसको लिखते कैसे, हम सब अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर देखने वाले हैं. फाइन स्टूडेंट, सो बाय दैट टाइम, थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज 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 टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. चलो फिर बाय, टेक केयर.